नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज फिर हम बातचीत करेंगे किसानों के आंदोलन की, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, जिस तरीके से किसान आंदोलन को दरअसल एक तरीके से कहें तोड़ने की साजिश की गई, किस तरीके से की गई, कौन लोग उसके पीछे थे, क्या कारण है और क्यों किसानों के आंदोलन के पीछे पड़े हुए हैं, इस पर करेंगे चर्चा और करेंगे बातचीत गंभीर। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को एक नए सिरे से स्थापित करने की, ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की, और इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो है वो सत्य हिंदी अभियान से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो भी आप मोबाइल ऐप सत्य हिंदी का आ गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम बातचीत करेंगे आज फिर किसान आंदोलन की। जी हाँ, 26 जनवरी को जिस तरीके से लाल किले के ऊपर एक किसानों का एक तबके ने हमला किया, जिस तरीके से उस पर चढ़ गए, उसके बाद से ऐसा लगा जैसे किसानों का यह आंदोलन कहीं खत्म ना हो जाए। एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था, एक कलंक माथे पर लग गया था अब तक के इस किसान आंदोलन पे, जिसके बारे में कहा जाता था कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन है, अहिंसक आंदोलन है, और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही थी। 26 जनवरी ने इस पर एक कलंक जरूर लगाया था, उस दिन की घटना ने। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जिस तरीके से गाजीपुर पर अचानक पुलिस इकट्ठा हो गई और पुलिस ने वहां पर किसानों को हटाने की पूरी कोशिश की। वहां भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए पहुंच गए 200-250 लोगों के साथ साथ, और उन्होंने वहां गाली गलौज की भाषा में बातचीत की। उसी दिन हमने ये भी देखा अगले दिन कि सिंगू बॉर्डर पर भी किस तरीके से स्थानीय लोगों के नाम पर कुछ लोग पहुंचे और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। पत्थरबाजियां हुई, लेकिन जिन्होंने पत्थरबाजियां की उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता किसानों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए। तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसान आंदोलन को, जो अब तक सत्ता पक्ष तोड़ने में नाकाम रहा है, अब भरसक कोशिश कर रहा है इस आंदोलन को तोड़ने की। और दूसरा सवाल यह है, क्या ये किसानों के आंदोलन के तोड़ने की कोशिश कहीं ऐसा तो नहीं सत्ता पक्ष के ऊपर बुमरांग कर रहा है और वो उनको लंबा नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि अब हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वहां से भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। तो जो एक सवाल खड़ा हो गया था कि किसान आंदोलन कहीं खत्म ना हो जाए, किसान आंदोलन कहीं टूट ना जाए, अब ऐसा लग रहा है जैसे किसान आंदोलन एक नई ऊर्जा के साथ इकट्ठा हो गया है। लेकिन सबसे पहले बातचीत करेंगे उस साजिश की। आखिर वो साजिश क्यों की गई, किस लिए की गई, वो भी किसानों के खिलाफ। इसी मसले में करेंगे बातचीत, करेंगे चर्चा। और इस बातचीत में शामिल है इस वक्त हमारे साथ जलंधर से हमारे साथ शामिल है अजीत अखबार, वहां का बहुत ही मशहूर अखबार है, बहुत ही पावरफुल अखबार है, लगातार बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखने के लिए मशहूर है। उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर सतनाम सिंह मानक हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार मौजूद है गोवा से। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है अशोक वानखड़े, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आलोक जोशी है, सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक। सबसे पहले मैं अशोक वानखड़े जी आपके पास आऊंगा। ये अशोक वानखड़े जी, ये बताइए कि क्या ये सिंगू बॉर्डर पर आपने जो तस्वीरें देखी है, क्या आपको यकीन होता है कि आजाद हिंदुस्तान में जहां 50-60 हजार आदमी इकट्ठा हुआ, अचानक 200-300 लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पत्थरबाजी शुरू कर दे, पुलिस वहां पे मौजूद है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पत्थरबाजी लगातार चलती रहती है? कोई षड्यंत्र देख रहे हैं या लोगों का, स्थानीय लोगों का गुस्सा था? कुछ स्थानीय लोगों का गुस्सा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्थानीय लोगों को कोई परेशानी भी नहीं थी। तो वो जो स्थानीय लोग पहले उनको दूध से लेके, आटे से लेके सारी चीजें मुहैया करवा सकती थी, एकाएक रात को किसी कुछ लोगों के ये कहने पे कि तिरंगे का अपमान हो गया, ये हो नहीं सकता। प्रश्न ये है, सरकार का रवैया क्या था? 11 मीटिंग्स, सर्वोच्च न्यायालय में गुहार, सब फेल हो गया। उसके बाद भी जब ये आंदोलन डट के पड़ा हुआ था, तब सरकार को लगा कहीं ना कहीं ये आंदोलन, कहीं हिंसा यदि इसमें होती है तो ये आंदोलन टूट सकता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं। आपको लोगों को लगता होगा ये आरोप है। उसके बाद एक 2500 का हुजूम आता है। 9 पॉइंट से रैली आनी थी, 7 जगह पे तो तिरंगे का झंडा लेके ट्रैक्टर जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, अच्छे गाने गाए जाते हैं, उसको कोई नहीं दिखाता।
एक 2-2.5 हजार का हुजूम आता है, रेड फोर्ट तक पहुंचता है, वहां पुलिसों को मारता है। मैं एक सवाल ये भी उठता है कि 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता, क्या कौन सी पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है? ये पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है जो 2.5 हजार का हुजूम नहीं हैंडल कर सकती? क्या उनके पास बी प्लान नहीं था? आरोप लगता है कि उन्होंने लिख के दिया था। क्या किसी नेता ने लिख के देने से आंदोलन वही रहेगा, ऐसा लगता है आपको? अयोध्या के आंदोलन में तो सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट किया था, उसके बाद वो हाथ से बाहर चला गया था। बी प्लान क्या था पुलिस के पास? सी प्लान क्या था पुलिस के पास? यह होने दिया गया और स्ट्रेटेजिकली पूरे देश में इस आंदोलन को ऐसा बदनाम हुआ कि तिरंगे का अपमान 26 जनवरी के दिन पाकिस्तान और चाइना को मदद हो गई है इससे, और देश की अस्मिता पे हमला हुआ और यह तमाशा पूरा देश देखता रहा। जब उन्होंने देखा कि यह आंदोलन ऐसा हो रहा है, जो आंदोलन में से लोग पहले निकल चुके थे, उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कही कि हम आंदोलन छोड़ रहे हैं। प्रतीत ऐसा किया गया कि आंदोलन टूट गया। जब आंदोलन टूट गया और उनको लगा कि ये परसेप्शन बन गया है, फिर उन्होंने अपना ये डंडा चलाया। कई जगह लोग भेजे जो कह रहे थे कि पथराव हो रहा है और पुलिस देखती रहेगी। पुलिस क्या कर रही थी? पथराव, ये वीडियोज है सामने। उसके बाद दूसरी जगह कुछ पत्रकारों पर एफआईआर हुई, दूसरी कहीं पानी बंद किया गया, रास्ते खोदे गए कि अब इनको घेर के मारा जाए। लेकिन ये गलती हुई क्योंकि ये रणनीतिकारों को ये पता नहीं था ये गुजरात नहीं है, ये भारत है। और वहां का आप जो 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 जितनी भी चालें हैं वो यहां नहीं चल सकती। ये जाट लोगों का आंदोलन बन चुका है। 57 लोकसभा सीट्स इस पर अफेक्ट हो सकती है। राजस्थान मध्य प्रदेश का बॉर्डर जाट एरिया है। आपका हरियाणा, पंजाब के सिख जाट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट, यदि जाटों ने सर पे ले लिया तो इनको किसान, बार बार ये कहते कि ये किसान है, आंदोलन कैसे कर सकते हैं? ये देश भूल गया। जब जब देश पे आक्रमण हुआ है बाहरी, इतिहास गवाह है, इन्हीं किसानों ने तलवारें लेके मुकाबला किया है। गुजरात से लोग आए थे क्या? लोग तमिलनाडु से आए थे क्या? लोग केरल से आए थे क्या? हिमाचल प्रदेश से आए थे क्या? लोग यही है पंजाब का जाट सिख जो तलवार लेके लड़ता था, तो वो लड़वैये भी है। महाराष्ट्र में भी मराठे नहीं लड़े थे। छत्रपति शिवाजी का कहना है 12 बलूतेदार, ये ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये लोग तलवार लेके निकलते थे। तब जाके महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा महाराष्ट्र का राज्य स्थापन हुआ। लड़ने वाले हमेशा किसान रहे। तो किसानों को आतंकी कहना, किसानों को नक्सली कहना, आशुतोष जी मुझे आश्चर्य लगता है। यदि नक्सली ये सारे लोग हैं तो फिर देश का लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया? नक्सलिज्म कितना बढ़ गया देश में? लाखों की तादाद में नक्सली है। अशोक जी, ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। इसमें सरकार को फायदा होना था और सरकार ने इसको फायदा भुनाने का पूरा प्रयास किया। ये तो टिकट के आंसू थे साहब, जिसने सरकार के पूरे प्लानिंग को तोड़ा और रातों रात ये आंदोलन फिर से खड़ा हो गया और प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई। आज 70 से ज्यादा लोग शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे दरवाजे खुले हैं बातचीत की। अशोक जी, जो बात आपने कही, आलोक जी क्या आप उनकी राय से सहमत हैं? क्योंकि वहां के किसानों का एक तबका ये कहता है कि भाई जो रास्ते आपने बंद कर दिए हैं वो रास्ते, उस रास्तों को खोलिए, हमारी रोजी रोटी पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये स्थानीय लोगों का कहना है, ऐसा कहा गया, इस बात का दावा किया गया। और ये किसने कहा है मुझे नहीं मालूम है आशुतोष। और दूसरी बात, रास्ते किसने बंद किए हैं पहले ये हिसाब ले आ जाना जरूरी है। ये रास्ते वो किसान क्या जहां पे बैठे हुए हैं उस जगह बैठने के लिए घर से निकले थे? सवाल ये है। वो निकले थे दिल्ली जाने के लिए। वो दिल्ली में क्यों नहीं है? क्योंकि सरकारों ने उनको दिल्ली में घुसने से रोका है। अब वो दिल्ली की सरकार ने रोका है, उनके राज्य की सरकार ने रोका है, ये अलग अलग इसके इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। लेकिन हमने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें सड़क पर खाई खोदकर आने वाले किसानों के रास्ते बंद किए गए। वो किसने किया? तो अगर किसी को इस बात से ऐतराज है कि रास्ता बंद हो गया है, तो मेरा ख्याल है उसको तो ये शिकायत लेके अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई तुमने हमारा रास्ता क्यों बंद कर रखा है। सड़क पे कंटेनर लगाए गए, खाई खोदी गई, ट्रेंचेस बनाई गई बड़ी बड़ी। तो इसलिए ये किसान वहां रास्ता रोको आंदोलन कर रहे होते तब ये समझ में आता है। पिछले कई सालों से मुझे याद है कि हर साल गर्मी की छुट्टियां जिस समय बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, उस वक्त दिल्ली से मुंबई आने वाले हमारे परिवार में कुछ लोग आते हैं, उनके लिए आना जाना मुश्किल था क्योंकि वो जाट गुजर आरक्षण आंदोलन चलता था जिसकी वजह से रेलें नहीं चल रही होती थी, कोटा में बंद होती थी। वो इतनी तकलीफ आने जाने से होती है तो फिर वो आंदोलन कैसे होते थे? तो ये तरह तरह के बहाने हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बहाने में बहुत दम है कि वहां के निवासियों को परेशानी हो रही है।
और क्योंकि मैं गया नहीं हूं इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि उस स्पॉट पे क्या हाल है, लेकिन और परेशानी होने पर भी मेरा अपना अनुभव यह है कि आपको 100 आदमियों को 200 आदमियों को परेशानी हो रही होगी, तब भी वो 10,000 लोगों की भीड़ में जाके अपनी परेशानी का मुजाहिरा इस अंदाज में नहीं करते हैं कि लाठी लेके चलेंगे, तिरंगा लेके चलेंगे। ये साफ साफ मार खाने का फॉर्मूला है। मार खाने के लिए कोई घर से नहीं निकलता, खास तौर पे मिडिल क्लास आदमी, शहर में रहने वाला या शहर के नजदीक के गांव और कस्बों में रहने वाला आदमी, वो जब देख लेता है बहुत बड़ी भीड़ है, अन्ना का आंदोलन चल रहा है, चलो इसमें हम भी चलते हैं, शाम को नारे लगाएंगे, लेकिन वो किसी आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाने चला जाएगा, ये बात गले से नहीं उतरती है। ये बिल्कुल ऐसी थ्योरी है जिस पे विश्वास करना असंभव है। असंभव। प्रोफेसर आनंद कुमार, मेरा सवाल यह है कि अगर आपने सिंघू बॉर्डर पर देखा, सिंघू बॉर्डर पे एक शख्स का चेहरा इस वक्त बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया जा रहा है और आल्ट न्यूज ने उस शख्स को खोजा। यह शख्स दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जिसका नाम है अमन डबास। गाजीपुर बॉर्डर पे जिस एक एमएलए की ने आके धमकाया लोगों को, 200-250 लोगों को लेके, वो नंद किशोर गुर्जर है जो भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए है। उसी तरीके से लाल किले पर जिस शख्स के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसका नाम है दीप सिद्धू। ये जो सनी देओल है उनका एजेंट एक तरीके से हुआ करता था और इसका भी भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ इसकी फोटो दिखाई पड़ती। क्या ये जो तीनों घटनाक्रम में बीजेपी के नेताओं का जुड़ाव कुछ कहानी कहता है, कोई साजिश की बू आती है, या महज एक इत्तेफाक आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, मैं तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से कहना चाहूंगा कि भविष्य से डरो। आज आप जो कर रहे हैं, कुछ एक गिरोह को कुर्सी पर बैठाए रखने के लिए और एक जमात को मुनाफा पहुंचाने के लिए और सब करना, तो आपका इतिहास भूल जाएगा। लेकिन ये जो आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, लाल किले पर अपने लफंगों को भेज करके पुलिस के संरक्षण में निशान साहब को फहरा करके फिर तोहमत लगा रहे हैं किसान आंदोलन पर, ये छिपा नहीं रहेगा। और आप जैसे समानांतर मीडिया के लोगों ने इसको पिछले 4 दिनों में लगातार कहा और मैं अशोक जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये जो काम हो रहा है ये सत्ता के गणित का हिस्सा है। मैकियावेलियन पॉलिटिक्स कह दीजिए। साम दाम दंड, पहले दाम लगाने की कोशिश की, कुछ खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो 42 संगठनों के लोगों को सलाम की, वो झुके नहीं। फिर इन्होंने भेद पैदा करने की कोशिश की, हाशिए के कुछ लोग उससे बाहर चले गए। ये जो भानु ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन का, थोड़ा बहुत मैं इनको जानता हूं, वीएम सिंह जी किसी वजह से नाराज होकर के हट गए, तो हुआ कि टूट गया। और उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय की आड़ लेने की कोशिश की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इनको अप्रत्याशित तौर पर कहा कि नंबर 1 आंदोलन करने का अधिकार है, नंबर 2 इस कानून को स्थगित करो, नंबर 3 इसकी जांच के लिए हम खुद आश्वस्त चूंकि नहीं है तो एक कमेटी बनाते हैं। तो वहां भी मामला नहीं बैठा। मीडिया चूंकि पहले से बेनकाब है, पता नहीं कैसे इसका नाम गोदी मीडिया पड़ गया, तो अब ये जो गोदी मीडिया जो भी कहे, लोग इसको ढेर सारी सतर्कता से देखते हैं। और सोशल मीडिया में मैंने अभी सुना दर्शन पाल जी को, योगेंद्र यादव को, कई और लोगों को जो आंखों देखा हाल आ रहा है, जिसको हजारों लोग देख रहे हैं फिर लाखों तक पहुंचा रहे हैं, ये बात खुली हुई है। और आपने तो एक आंदोलन में पहले रिपोर्टिंग की, उसका विश्लेषण किया, फिर उसकी हिस्सेदारी भी की। आप जानते हैं कि राज सत्ता जब बौरा जाती है तो आखिर में गुंडई पर उतर आती है। ये खुली गुंडागर्दी है जो लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। ये तो माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। जब दुशासन दुर्योधन के इशारे पर माता द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो उसको मालूम नहीं था कि ये किस्सा अगले हजारों साल तक गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में निंदा का कारण बनेगा। आपने जो किसान के प्रतीक प्रवक्ताओं को रुलाया, उनको पीटने की कोशिश की, उनको आतंकित करने की कोशिश की, और आपने ये भी दिखाया कि आपकी जेल की रणनीति तो फेल हो गई। आपने अपने गुंडों से अपनी पुलिस को पिटवाया। ये जो 400 450 पुलिस वाले घायल अस्पतालों में पड़े हैं, इसको किसने मारा? राकेश टिकैत ने, योगेंद्र यादव ने, दर्शन पाल ने? जी नहीं, ये तो आपने ही पिटवाया। अपने मोहरों से अपने मोहरों को लड़वा रहे हैं। हम लोग तो आंदोलनों में रहे एक लंबे अरसे से। एक झापड़ भी अगर एक पुलिस वाले को हम लोगों में से किसी ने मार दिया तो फिर पूरे जुलूस की पिटाई और कस की पिटाई होती थी। और इन लोगों के 400 पुलिस वालों को हमला किया, लाल किले में खाई पर कूदने पर मजबूर किया, और पकड़ा आपने किसी को नहीं। आप एक साथ राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, योगेंद्र यादव और ये जो लफंगाई कर गए लाल किले पर, उनको आप एक ही तराजू पर तौल रहे हैं।
इनकी जांच करेंगे, इनको खोजेंगे। ये सब आपके मुख्यालय में बैठे हुए हैं, ये सब आपके संपर्क में हैं, ये सब लगातार आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। जिस दिन ये सारा खुलेगा, जैसे हमारे मीडिया के महानायक का चेहरा बेनकाब हुआ है, कुछ लोगों का चेहरा बेनकाब होगा, कुछ लोगों की कुर्सियां जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के हरकतों से हुकूमतें नहीं चला करती हैं। आपको हुकूमत को संभालने का शऊर नहीं है और आपने अपनी नालायकी जाहिर कर दी है। बिल्कुल। प्रोफेसर सतनाम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो घटनाक्रम पिछले दिनों दिल्ली के अंदर सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे हुआ, इसका पंजाब में कुछ असर दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि वहां पे मैंने देखा कि अकाली दल की तरफ से कहा गया आप लोग भारी संख्या में अब आप बॉर्डर पे जाइए, दिल्ली की तरफ कूच करिए। यह भी इस खबर आई कि पंजाब के और हरियाणा के गांव-गांव से वहां पे मीटिंग्स हुई हैं, सभाएं हुई हैं और लोगों ने कहा है कि आप निकलो यहां से, जाओ। क्या ये जो सरकार की तरफ से कोशिश हुई है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसकी वजह से आंदोलन में ज्यादा ऊर्जा आ गई है? आशुतोष जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैंने तो आपका जो पहला प्रोग्राम था उसमें भी मैंने ये कहा था कि इस आंदोलन को जितना दबाने का प्रयत्न किया जाएगा वो उतना ही ये आंदोलन और उग्र होगा। और आपने देखा कि 26 जनवरी का जो घटनाक्रम था, जो जिसने आंदोलन को एक टाइम पे बहुत नीचे ला दिया था, लोगों के हौसले भी कुछ कम हुए थे, उसको जड़ा टिकैत साहब ने अपनी जज्बात से और अपनी दृढ़ता से उसको फिर ऊपर वो ले गए। और उसी समय जो पंजाब के संगठन थे वो भी उन्होंने यत्न किए, जहां पर जो उनका केडर है, जहां उनका बेस है, वो मालवे में, माझे में, उन लोग भी जो दुआबे में, उन लोगों ने भी मेहनत की कि लोगों का जो बल है ना टूटे, हौसला ना टूटे, इस आंदोलन को मुड़ खड़ा किया जाए। तो इस सिलसिले में बहुत सारी मीटिंगें पंजाब में हो रही है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन वो फैसले कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन प्रगटा रहे हैं कि हम दोबारा इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए वो आगे आ रहे हैं। एक बात मैं आशुतोष जी ये बताना चाहता हूँ कि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और इसमें बहुत से लोग हैं जो घुसपैठ कर गए, जो सरकार के समर्थक हैं, जो इस आंदोलन को फेल करना चाहते हैं, वो भी इसमें घुस गए। तो कुछ लोग अजिहे भी हैं जो इतिहास को दोहराने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग होते हैं, हर समाज, हर सोसाइटी में होते हैं, जो सोचते हैं कि रंजीत सिंह का राज दोबारा लाया जा सकता है। कुछ सोचते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का समा दोबारा लाया जा सकता है। और हमारे देश में कुछ, और हमारे पड़ोसी देश में ज्यादा कुछ ऐसे लोग भी हैं कि मुगल काल को दोबारा लाया जा सकता है। इतिहास में रहने वाले लोग भी होते हैं, वो इतिहास की पुनर्वृत्ति उसी रूप में करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग कुछ बहुत कम है उनकी गिनती, और सिख समाज में भी ऐसे लोग हैं। वो सोचते हैं कि जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया और बघेल सिंह ने वो वहां पर केसरी निशान जला दिया था, बहुत बड़ी बात है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। इन लोगों को, जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे, जिनका पिछोकड़ किया, जैसे आपने दीप सिद्धू का नाम लिया, लखा सिधाना का नाम लिया, जो गैंगस्टर रहा है, ऐसे लोग उन लोगों के साथ जुड़ गए। खास करके जो माझे का संगठन था, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग थे, उनकी पोजीशंस भी, अप्रोच भी थोड़ी उग्र रही है। वो लोग इनके साथ जुड़ गए। पहले उन्होंने अपनी स्टेज पर जाकर 25 की रात को ये कहा कि हम जो पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में जो सहमति बनी है कि आउटर रिंग रोड पर हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, उन लोगों ने कहा। और पहले उन्होंने अपनी स्टेज पर ऐसी बातें की, फिर वो संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पर भी उन्होंने रात को कब्जा कर लिया और वहां भी लोगों को भड़काया उन्होंने। और ये बैठे थे जो जड़ा सबसे आगे बैठे ये लोग, ये जथेबंदी वाले लोग हैं, जो उस जो संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित किसान है, उनसे भी आगे वो लोग बैठे हैं। इन्होंने जैसे तय हुआ था कि 12 बजे के बाद जो गणतंत्र दिवस समाप्त हो जाएगी, 12 बजे के बाद किसान परेड शुरू होगी, इन लोगों ने उस टाइम का भी पालना नहीं किया। 8 बजे ही उन्होंने जो नाके तोड़कर उसको आगे जाना शुरू कर दिया और फिर वो दिल्ली के अंदर घुस गए, लाल किले तक पहुंच गए। और दिल्ली के अंदर घुस के भी वो अपने जो जिन लोगों को लेके गए उनको कंट्रोल में, अनुशासन में नहीं वो रख सके। ये इनका किसान संगठन
कि जो एक किसानों में जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, उनमें एक ये संगठन था, ये जो छक्की पिछोकड़ वाले लोग थे जिनकी क्रेडिबिलिटी को हम डाउट से देखते हैं, ये लोगों ने हाथ मिला लिया और जो वहां पर हुआ उसको किसान आंदोलन को धक्का लगा और सिख समाज के इमेज को भी धक्का लगा। आप कह रहे सिख समाज के इमेज को भी धक्का लगा है। सवाल ये कि अब जब उसके बाद क्या स्थितियों में कुछ बदलाव आया है, क्या चीजें बदली हैं, और क्या इन लोगों को अलग करने की कोशिश सिख समाज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिख समाज को समझ में आ गया कि ये लोग गलत लोग थे, इन लोगों को अलग करने की जरूरत है? बिल्कुल आशुतोष जी, जैसे आपने देखा भी है, जो संयुक्त किसान मोर्चा उनके नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से उस ऑर्गेनाइजेशन, किसान ऑर्गेनाइजेशन की भी सख्त आलोचना की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं। उन्होंने तिरंगा मार्च भी निकाला, उनका निखेधी भी की। सिख समाज में भी सोशल मीडिया पर भी आप लोग देख सकते हैं कि वो लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग कहते हैं कि इतनी मेहनत से जो संघर्ष खड़ा किया गया तो उसकी पीठ में इन लोगों ने छुरा घोंपा है। लोग इसको पंजाब में इन लोगों को बहुत इस समय बहुत बुरा महसूस करते हैं कि ये लोगों ने बहुत गलत किया। हमें देश की जो सिंपैथी मिल रही थी किसान आंदोलन को, उसको कायम रखना है। हम इस देश में रहना है, ये देश हमारा है। हम तिरंगे के लिए, देश की आजादी के लिए हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी की है। इस देश को नीचा दिखाना, इस तिरंगे को नीचा दिखाना पंजाब के लोगों की ये सोच नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं पंजाब में, कुछ मुट्ठी भर लोग किसान आंदोलन में हो सकते हैं। जो पंजाब है वो अपने देश के साथ रहना चाहता है। बिल्कुल। खान साहब आप हमारे साथ जुड़े हैं। खान साहब, मेरा सवाल है कि क्या सरकार इतनी बेवकूफ है, या सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोई ब्लंडर कर दिया कि जिस राकेश टिकैत के बारे में ये था कि वो तो सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, अचानक उनको आप हटाने के लिए चल पड़े। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जाके वहां पे गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये क्या कर क्या रहे थे ये लोग? देखिए, आपने तो इस एजम्पशन के साथ में बात रखी है कि जो हुआ है वो सारा सरकार की तरफ से हुआ है। हाँ। मेरी समझ से इतना कंक्लूसिवली बोलना इस स्टेज पे ठीक नहीं है। ये बात सही है कि 2 लेवल पे गाजीपुर बॉर्डर पे लैप्स हुआ है। एक तो जो लोकल एमएलए था, जो उसकी भाषा है, जो उसने लेटर में लिखा है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए और सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनफैक्ट ज्यादा मोरल ग्राउंड पे सरकार होगी अगर उसको पार्टी बर्खास्त कर दे या सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेके अरेस्ट कर ले। दूसरा है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं चूक हो सकती है या एस्टिमेशन उनका गलत हो सकता है, वो ये था कि 200 लोगों को हटाने के लिए 2000 पुलिस वाले भेज देना, और वो भी तब जब राकेश टिकैत एक तरीके से सॉफ्ट एक्ट कर रहे थे, और वो भी तब जब एक तरीके से किसानों का मोरल डाउन था, बहुत सारे किसान वापस जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट में मिसकैलकुलेशन जो हुआ, और जो पुलिस इतने बड़े फोर्स में तैनात करके डर का माहौल पैदा किया गया, और उसी एट द सेम टाइम जो एमएलए के लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया, तो उसका जो मिला जुला असर हुआ है वो राकेश टिकैत के आंसुओं में दिखाई पड़ा, और फिर उसके बाद के जो बदलाव है हम सबके सामने है। लेकिन जिसके तरफ हर एक स्पीकर इशारा कर रहा है कि लाल किले का जो कुछ हुआ है वो सरकार की तरफ से स्टेज मैनेज था या स्क्रिप्टेड था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इम्पार्शियल इंक्वायरी अगर हो सके और इस चीज को आगे बढ़ाया जा सके, तब ज्यादा अथॉरिटेटिवली इस बात को रखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि एक एक सीक्वेंस ऐसी होती जा रही है जिससे लोगों का कन्विक्शन बढ़ रहा है। जैसे जो संगू बॉर्डर पे पत्थरबाजी हुई है, तो उसके बारे में अलग अलग थ्योरी है। आज किसान नेताओं से दिन भर बैठ के बात होती रही, तो मेरे पास भी कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग है। फिर कृषि मंत्री जी से आज ज्यादा डिटेल में चर्चा हुई इस पे लेकर, तो बहुत सारी चीजें नहीं यहाँ बात की जा सकती, लेकिन ऐसा एक इंप्रेशन देश को देने की कोशिश हो रही है कि पूरा का पूरा स्टेज मैनेज था। खान साहब, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये परसेप्शन बहुत स्ट्रांग आंदोलनकारियों के बीच में है, और उसका कारण ये है। कारण जब मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का वहां पहुंचना, गाली गलौज की भाषा में करना, और मेरे पास जो वीडियो है, अगर मैं उस वीडियो को अभी दिखाऊं तो शायद किसानों का खून खोलेगा। उसमें जिस भाषा का वो आदमी इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत ही घटिया भाषा है, बहुत ही अभद्र भाषा है। दूसरी बात, जो दीप सिद्धू है उसका सनी देओल से रिलेशनशिप है, और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी लाल किले के अंदर होती है। हम आप 26 जनवरी के दिन नहीं घुस सकते उसके अंदर, इतना तगड़ा बंदोबस्त वहां पे होता है। जो सिंगू बॉर्डर का मामला है, वहां पर आप देखिए कि करीब
उस इलाके में जहां पे पुलिस मौजूद है, जहां पे हम आप नहीं जा सकते, जहां पे किसी की जाने की मनाही है, वहां पे धड़ल्ले से 200-250 लोग आते हैं, अंदर घुसते हुए चले जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, टेंट को उखाड़ने की कोशिश करते हैं और पुलिस चुपचाप बैठी रहती है, पुलिस देखती नहीं है। ये 3 तस्वीरें हैं जो ये परसेप्शन बना रही है। मैं नहीं कहता कि मेरे पास कोई सबूत है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि ये परसेप्शन आज की तारीख में आंदोलनकारियों के मन में है और लार्जर पब्लिक के मन में भी ये परसेप्शन है। नहीं आशुतोष जी, आपका एक जो इंटरप्रिटेशन है वो ये बात सही है कि आज कुछ बड़े किसान लीडर्स आए थे ऑफिस में, लंबी वार्ता हुई उनसे बातचीत, वो एक जो इंटरप्रिटेशन आपका है वो किसानों के बीच में चल रहा है, लेकिन देश की जनता के मन में अभी भी या समझ में ये बैठा है कि भाई ये किसानों ने किया है सब कुछ लाल किले में, और उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, काउंटर जो नैरेटिव है वो ये है कि भाई टाइम से पहले ये सब बैरिकेड तोड़ के अपना जो एग्रीड रूट था उस पर न जाने के बजाय दिल्ली जाने की जिद करने लगे। फिर कहा जा रहा है भी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि ये गांव के किसान ट्रैक्टर वाले थे, इनको रास्ता पता नहीं था, तो फिर अल्टीमेटली लाल किला पे ही कैसे लैंड कर गए। तो या तो इतनी बड़ी पूरी की पूरी तादाद आप मान लें कि स्टेज मैनेज थी, या कहीं ना कहीं किसानों ने इनिशिएट किया, उसमें जो बैड एलिमेंट्स थे उन्होंने फायदा उठा लिया। तो इसलिए कोई एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इंक्वायरी क्रेडिबल जो हो उससे जो बातें निकल के आएंगी, तो मुझे लगता है कि देशवासी ज्यादा बेहतर तरीके से चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कौन सा नैरेटिव ज्यादा क्रेडिबल है। आज की तारीख में जैसे कल जो है अन्ना जी ने सरकार के समर्थन में विड्रा कर लिया अपना अनशन, जो करने वाले थे उनको भी ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो सब किया गया है ये आंदोलनकारियों ने किया है और इसलिए उन्होंने वो अनशन को विड्रा किया। तो कहीं ना कहीं देशवासियों में ऐसा बैठा हुआ है कि सब आंदोलनकारियों की गलती है और इन्होंने देश के उस पे 26 जनवरी के दिन एक धब्बा डाला है। ठीक है, अशोक वानखेड़े भी कुछ बोलना चाहते हैं और आलोक जोशी भी आपने जो कहा उस पर जवाब देना। अशोक, सबसे पहले आप अपने को अनम्यूट करिए। देखिए, जहां तक अन्ना का सवाल है, अन्ना ने इसलिए नहीं अनशन विड्रॉ किया कि अन्ना को यह कन्विंस हुआ कि ये किसानों ने किया है। अन्ना ने इसलिए आंदोलन विड्रॉ नहीं किया। अन्ना को यह बोला गया कि एक कमिटी अपॉइंट होगी जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, अन्ना भी इन्वाइटी होंगे और 6 महीने के अंदर जितना भी स्वामीनाथन आयोग का जितना भी बचा हुआ मामला है वो क्लियर करेंगे। जो भी आपकी मांगे हैं, जो लगातार 30 से 35 लेटर अन्ना ने प्राइम मिनिस्टर को लिखे जिसका जवाब पिछले 6 महीने से नहीं आया था, तब सरकार को लगा कि अभी अन्ना अनशन पे बैठेगा तो एक बवाल और होगा, तो कम से कम महाराष्ट्र का पूरा मतलब फडणवीस से लेके ऐसा कोई शेलार तक ऐसे सारे लोग वहां पे लगातार चक्कर काट रहे थे और अन्ना को समझाया गया एक कमेटी के तहत, अन्ना हमको सिर्फ 6 महीने का टाइम दे दीजिए, हम करने को तैयार हैं। तो ये बात गलत है। एक सेकंड, मेरी अन्ना की यहाँ पे मेरी लगातार बात हो रही है। मैंने आज ये भी पूछा कि अन्ना ने वापस क्यों किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि अन्ना को ये आश्वस्त किया उन्होंने कि 6 महीने के अंदर हम सब करेंगे, हमको 6 महीने का टाइम दीजिए, पहली बार आपसे मांग रहे हैं, तो उन्होंने अन्ना ने दिया। रही बात ये परसेप्शन की, बार बार ये कहा जाता है कि भाई इस पे एक फेयर इंक्वायरी हो। क्या इस अभी जो स्टेज है, जो केंद्र सरकार है, इससे कोई फेयर इंक्वायरी की आप अपेक्षा कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, क्या आप किसी न्यायदान की अपेक्षा कर सकते हैं? लगातार केसेस हम तो बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाए तो हम झेलने को तैयार है, लेकिन किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। आज आप ये कह रहे हैं कि लोग आ गए और पुलिस नहीं आ रही है। सुबह 8 बजे से यदि ये चल रहा था आंदोलन, तो उस पुलिस को पीछे से बैकअप करने के लिए कोई पुलिस क्यों नहीं आई? किस लिए नहीं आई? मात्र वो लोग पीटते रहे, एक बैरिकेड पे 150 लोग खड़े हैं, उनको ट्रैक्टर ने धक्का मारा तो वो हाईबाब कर रहे हैं, सारा चैनल दिखा रहा है, पूरे देश के चैनल दिखा रहे हैं, पर पुलिस में कोई एक्टिविटी नहीं है, पीछे से फोर्स नहीं आती है। ये क्यों किया जाता है? और किसान की ये हिम्मत नहीं हो रही थी जब तक उनको ये आश्वस्त नहीं था, जो हुदनकारी थे उसमें जब तक ये आश्वस्त नहीं था कि ये उनको करने दिया जाएगा, इसीलिए वो चले गए और करते गए। उसके बाद क्या हुआ? जब सरकार ने थोड़ा कड़ाई किया तो किसान वापस जाने लगे ना। तो ये कहना बहुत ही, ये सरकार को ये काम बेल आउट करने की बात हुई है। यदि सरकार का इसमें हाथ नहीं है, ये सरकार का हाथ है, ये मोडस अप्रेंटिस रहा है, और खासकर जो अभी नेतृत्व में है बीजेपी के, गुजरात में भी उनका मोडस अप्रेंटिस यही रहा है, अभी भी मोडस अप्रेंटिस वही था। अशोक जी वो एक बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में कल उन्होंने जो बात डाली, उन्होंने 26 जनवरी की इस घटना का जिक्र किया, उससे देश के मस्तक पे जो एक दाग लगा है, और इसी को बेस बना के उन्होंने कहा मैं विड्रा कर रहा हूं अनशन।
ये जो प्रेस रिलीज है ये अन्ना का नहीं है, ये सरकार का है। अन्ना की तरफ से जो मराठी में प्रेस रिलीज आया, मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार कमेटी बना रही है, मेरी सारी मांगे जिन पत्र को अभी तक उत्तर नहीं दिया उसको मांग रहे, इससे मैं दे रहा हूं। नहीं तो अन्ना जी का जो वीडियो अपना है वो तो उनके अपने मुंह से आया है ना। मैं ये गुजारिश करूंगा कि अन्ना जी के मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं कृपया इसको। अब ये तो आप कह सकते हैं आपके अपने व्यू पॉइंट है, खान साहब का अपने व्यू पॉइंट। खान साहब आप अपनी बात रख लिया, अपनी बात, आपको अभी और कुछ बोलना है? हाँ बोलना है, इसमें दो चीजें और बोले। अन्ना जी ने प्रेस रिलीज क्या दिया उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन कल उनका जो वीडियो देखा उसमें वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको चाहे मिसगाइड किया गया हो या मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी आंदोलनकारियों पे डाल के अपने को आंदोलन करने से पीछा हटा लिया। एमएसपी के बाद उनका सेकंड पॉइंट था। तो अगर मन्ना जी मिसगाइडेड होकर ऐसा स्टेप लिया है तो आप उनके टच में, आप उनको प्रॉपर घटनाओं का एक जो सीक्वेंस है वो बता सकते हैं। नंबर 2, ठीक है, आप अगर ये फर्म इंप्रेशन में है कि सारा का सारा स्टेज मैनेज स्क्रिप्टेड है तो आप एक प्राइवेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट कर लें। आप 5 लोग या 4 लोग यहाँ पर भी हैं। तीसरा, किसानों की तरफ से अभी तक ये डिमांड नहीं रखी गई है कि भाई इस पे एक इम्पार्शियल इंक्वायरी बैठे, या हम बातचीत तब करेंगे जब इस खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये कोई भी स्टेप जो बहुत डेफिनेटिव हो सकते हैं वो किसानों की तरफ से नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कन्विक्शन में कमी मानी जाएगी। ठीक है, खान साहब कल परसों एक और वीडियो आएगा अन्ना का, विश्वास रखिए। और रही बात हमारी इंक्वायरी करने की, तो यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए ज्यादातर लोग नक्सली घोषित किए चुके हैं, तो ये नक्सलियों की इंक्वायरी सरकार कैसी मानेगी? अशोक जी प्लीज, प्राइवेट कमीशन इंक्वायरी होती है उसे जनता तो मानेगी, सरकार माने ना माने। मैं दोनों पैनलिस्ट से कहूंगा, हम यहाँ पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं बैठे हैं, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए बैठे हैं। तो अशोक जी मेरा आपसे भी गुजारिश हो, खान साहब आपसे। आलोक जोशी अब आप बोलिए। आलोक जी अपने आप का अनम्यूट करिए, बोलिए आप। मैं अनम्यूट कर रहा हूं। मैं देखिए, एक बात तो यह है जो खान साहब ने कही, उसी बात पे मैं कहना चाहता था कि एक परसेप्शन एक चीज होती है, और परसेप्शन जहां तक सवाल है कि हम जांच कमेटी बना लें, तो अब मुझे नहीं लगता है कि वो परिस्थितियां भी हैं जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बन जाएगी और उस जांच कमेटी को तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे बहुत शुरुआती दौर का याद है, 1984 के दंगों के बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक अपनी जांच कमेटी बनाई थी। PUDR ने दिल्ली दंगों की जांच करवाई और उसमें उन्होंने तमाम सरकार के लोगों को इम्प्लीकेट किया उस जांच की रिपोर्ट में। लेकिन उस जांच की रिपोर्ट ऐसा नहीं हुआ कि वो PUCL के लोगों को नक्सलवादी बता के इंदिरा गांधी ने या उनकी सरकार ने, इंदिरा गांधी के बाद वाली सरकार ने जेल डलवा दिया हो। वो दंगे हुए थे, उस दंगे में आपको ये हक था कि आप जांच कर लें, जाएं, मिलें लोगों से। आज की तारीख में कौन कहां जाएगा और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ ले जाएगी मालूम नहीं है। अखबार में बयान, लेख लिखने पर, कार्टून बनाने पर, कॉमेडी करने पर लोगों के खिलाफ क्या मुकदमा हो रहा है? देशद्रोह का मुकदमा हो रहा है सीधे। यानी सरकार है वो देश है और इसके खिलाफ जो बोले वो देशद्रोही है। ऐसे में किसकी जांच होगी, कौन करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपकी इस बात से पूरी तरह 100% सहमत हूं खान साहब कि इस मामले की गहराई से इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। ये सवाल खुला खड़ा है कि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वो लोग वहां तक कैसे पहुंच गए? उन्होंने चढ़कर झंडा फहराया, सामने कुर्सी पे बैठे पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? क्या उन्हें निर्देश था कि भाई ये मनुष्य जो कर रहा है, इसको जब ये झंडा फहराए, इसके बाद जब ये फेसबुक पे लाइव करे, उसके बाद सेल्फी ले ले, इसके बाद जब ये जाने लगे तब तक इसको खुला रास्ता देना है? जब ऊपर से आदेश आएगा कि आप कड़ाई करो, उसके बाद कड़ाई की जाएगी? एक सवाल है सिर्फ। तो जी अगर आप ये शक पैदा करता है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे मन में ये सवाल है, क्या ये सवाल प्रशासन के मन में नहीं है? क्या लाल किला एक ऐसी जगह है जहां कोई भी जा सकता है किसी भी दिन? सामान्य दिनों में टिकट लेकर जाने वाले लोग का जाना अलग होता है। 26 जनवरी को दिल्ली में वो हाल होता है जिसे हम मुलायम सिंह यादव की भाषा में कहें तो परिंदा पर नहीं मार सकता है। मैं दिल्ली में बरसों रहा हूं, मुझे मालूम है कि 26 जनवरी और उससे पहले के 2 दिन दिल्ली शहर में चलना फिरना क्या और कैसे होता है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि इतने किसान एक साथ लाल किले कैसे पहुंच गए, ये सवाल मेरे मन में भी उठा। मेरे एक मित्र अजीत अंजुम जो इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा मैं तो सड़क पर खड़े होकर देख रहा था, मुझे भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है।
इसका एक जवाब है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है, सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं। एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हजारों लोग एक शहर में पहुंचते हैं एक रैली में हिस्सा लेने, उन सबको वो रास्ता नहीं पता होता है किधर जाना है, वो चलते हैं, आगे वाला जिधर जा रहा होता है उसके पीछे पीछे वो भी चल देते हैं। तो अगर दो ट्रैक्टर्स नियत रास्ते को छोड़कर मुड़कर दूसरी तरफ चल दिए, उसके पीछे आने वाले ट्रैक्टर वाले ने भी देखा शायद यही रास्ता है, इधर ही चलना है, चलो ठीक है। और इस समय जोश में उत्साह में तो लोग होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आंदोलन में कोई आदमी रोता हुआ है इस में नहीं आता है कि मैं नक्शा देखूंगा। बात है आपकी कि जो एक मॉब मेंटालिटी होती है वो लीडर को फॉलो करती है, लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि वहां लाल किले पर वो दीप सिद्धू ने जो किया, उनके साथियों ने जो किया, उसके बाद से दीप सिद्धू कहाँ है किसी को पता नहीं है। सिंघू बॉर्डर पे जिस अंदाज में स्थानीय निवासियों के नाम पर लोग पहुंचे, वहां भी एक बैरिकेडेड एरिया में पहुंचे, वो एरिया जो कॉर्डन ऑफ था, पुलिस किसी को घुसने नहीं दे रही थी, वहां उन लोगों को घुसने दिया गया। अभी मेरा ख्याल मानक साहब बताएंगे, मैंने एक पंजाबी चैनल पे देखा कि पुलिस से हाथ मिला रहा है जाके आदमी, उसके बाद वो रिपोर्टर पूछ रहा है कि भाई क्या आप जानते हैं एक दूसरे को? तो कहा नहीं, हम तो सब जितने पुलिस वाले हैं सब हमारे भाई हैं, हम तो इनसे सबसे हाथ मिलाते हैं। फिर उसने पुलिस वाले से पूछा भाई आप उधर से थे, और दिखता है वीडियो में दूर से वो पुलिस वाला आया और उसने इस झंडा लिए हुए आदमी से हाथ मिलाया, ऐसे जैसे कि बरसों की पुरानी जान पहचान हो या कोई अपॉइंटमेंट फिक्स हो। और उसके बाद जब पुलिस वाले से पूछने के लिए रिपोर्टर बढ़ता है तो पुलिस वाला मुंह घुमा के भाग गया दूसरी तरफ, उसने जवाब नहीं दिया। तो शंकाएं तमाम तरह की हर घटनाक्रम पर हैं, जितनी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, और इसमें अगर आप निरपेक्ष नजर से देखेंगे तो शक की सुई प्रशासन की तरफ जा रही है। सरकार ने आयोजित करवाया है नहीं करवाया है मैं नहीं कहता हूं, मैं कोई नहीं हूं ये कहने वाला, लेकिन तमाम बिंदु हैं जिन पर जांच की मांग हो रही है, जिन पर जांच बनती है। लॉजिकली कोई भी काम कर रहा होगा तो जांच करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट किसी को जमानत देने की के लिए जल्दी करता है, किसी को जमानत देने पे देरी करता है, कहीं उसको कोई दिख जाती है, कुछ चीजें नहीं दिखती है, खान साहब हमारे दो मेहमान लंबे समय से बैठे हुए, मैं प्रोफेसर आनंद कुमार, जो बात यहाँ पे खान साहब ने कही है, जो बात आलोक जोशी ने कही, अशोक वानखेड़े ने कही, ये परसेप्शन गलत है क्या? आप अपने को अनम्यूट करिए प्रोफेसर साहब। पिछले 72 घंटे से हम सब लोग जो जन आंदोलनों के सिद्धांत के समर्थक हैं, लोकतंत्र की एक बड़ी शर्त मानते हैं असहमत की राजनीति और उसका शांतिपूर्ण प्रदर्शन, वो आत्मपीड़ा से गुजर रहे थे। लगभग 1 दर्जन लोगों से जो संपर्क मेरा बना और लगभग 30-35 वीडियो जो मैंने देखे, उसमें सब जगह से एक बात आ रही है कि ये गलत हुआ, नंबर 1। दूसरा, इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसान नेता लेते हैं, नंबर 2। तीसरे, इसकी जांच करो। ये बात मैंने दर्शनपाल से सुनी, मैंने टिकैत से सुनी, मैंने योगेंद्र यादव से सुनी। डॉक्टर खान ने नहीं सुना तो या तो अपने वीडियो को सर्च कर लें या हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। चौथी बात, ये भी बिल्कुल खुला रहस्य है, ये चुप्पी सन्नाटे को तोड़ने वाली चुप्पी है। न गृह मंत्री बोलता है, न प्रधानमंत्री बोलता है, न कृषि मंत्री बोलता है। कोई नाराजगी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई अफसोस नहीं। जिनसे आपने 12 राउंड बात की, अब आप अगली बार जब मिलेंगे तो कैसे आंखें मिलाओगे, आप ही सोच लेना। और ये पुलिस वाले जिन्होंने 3 दिन लगातार बात की किसान आंदोलन के नेताओं से, 2000-2500 की भीड़ तो संभालना यदि पुलिस के बस की बात नहीं थी। ये क्या कठपुतली थे? ये क्या कागज के सिपाही थे? आप आंदोलनों को बना के देख लीजिए, हम लोगों ने आंदोलनों की अगुवाई की है, हिस्सा लिया है। आप अपनी मर्जी से एक सड़क भी नहीं लांघ सकते हैं। इतनी सख्ती रहती है, इतनी बर्बरता रहती है, लाठी और आंसू गैस तो इनके बाएं हाथ का खेल होता है। क्यों नहीं हुआ इसकी जांच अगर हो जाए, और मैं खान साहब से पूरी तरह से सहमत हूं, आइए जांच करा लीजिए। अगर आप नहीं कराते तो मैं पीयूसीएल के मित्रों से कहूंगा, पीयूडीआर के मित्रों से कहूंगा जिनसे हमारा संपर्क है, कि वो अपनी नागरिक जांच समिति बैठाएं, क्योंकि किसान आंदोलन इसकी मांग कर रहा है। प्रशासन से तो मैंने नहीं सुना, खान साहब कह रहे हैं तो मुझे आशा है कि और लोग भी इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पुलिस की ट्रेनिंग का भेद खुल जाता है कि ये 1000, 2000, 5000 की भीड़ नहीं संभाल सकते, मुल्क को क्या संभालेंगे? 1 अरब 30 करोड़ का मुल्क है, यही पुलिस की ट्रेनिंग है। और अगर पुलिस की ट्रेनिंग के बावजूद
उनके हाथ पीछे बांध दिए गए थे, तो हाथ किसने बांधे उसका भी पता चल जाए। ये पुलिस वालों की भी इज्जत का सवाल है, दिल्ली पुलिस की मर्यादा का भी सवाल है, इसकी जांच की जाए। ठीक है मानक साहब, जो बातें आपने सुनी, इसका जो रेजोनेंस है पंजाब में किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है? क्या क्या वहां पे इस वक्त बातचीत चल रही है? वो पंजाब में जो परसेप्शन बनी हुई है और भी बन रही है कि जो लाल किले पर हुआ है वो उसमें थोड़े किसान, एक किसान संगठन का तो हम नाम भी लेते हैं, अखबारों में भी छपा है, और 2 लोग उनसे जो जुड़े हैं, इन लोगों की क्रेडिबिलिटी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इनके पीछे कोई ना कोई गवर्नमेंट की एजेंसी थी, उसके ट्रैप में ये लोग फंसे और उन्होंने इस आंदोलन को जो दिशाहीन करने का प्रयत्न किया। वो लोगों में ये गहरी परसेप्शन बनती जा रही है कि हमारे आंदोलन को, जो हमने 4-5 महीने लगाकर 2 महीने पंजाब में और फिर दिल्ली में जाके 2 महीने लगाए, और अब तक लगभग 121 लोग जो इसमें शहीद हो गए, उस इतनी मेहनत की लोगों ने, और देश विदेश से जो पंजाब के जो किसानों के वेल विशर थे उन्होंने हर तरह से इस आंदोलन की मदद की। वो बाहर भी उन लोगों ने किसानों के पक्ष में जो प्रोटेस्ट किए, प्रोसेशन किए, उन पर सभी को, जब ये लोग सोचते थे कि हमारा आंदोलन सफलता की ओर जा रहा है, एक जो घटना वहां पर हुई दिल्ली में, वो अंदर चले गए और लाल किले पर जो हुआ, ये लोग सोचते हैं पंजाब के, इन लोगों ने गवर्नमेंट से मिलकर, गवर्नमेंट एजेंसियों से मिलकर जो किसान आंदोलन था उसकी पीठ में इन्होंने शुरा घोपा है। लोग ऐसे सोचते हैं, लोग इनको गद्दार बता रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, खान साहब, खान साहब, कोई भगोड़ा जब देश छोड़ के भागने लगता है, ये कहीं से आवाज कहां से आ रही? उसको देश छोड़ के देखिए आशुतोष जी, हाँ नहीं, इसमें अगर कन्विक्शन की इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको हर एक स्टेप ऐसा लग रहा है कि फाउल प्ले हुआ है, तो अगर अभी लाल किले पे पुलिस एक्सेस फोर्स इस्तेमाल कर लेती, तब ये होता है किसान को सेंसिटिविटी के साथ हैंडल नहीं किया। तो अगर पुलिस ने थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड लिया उस पे, तब उसका इंटरप्रिटेशन अगर ये निकल रहा है कि पुलिस ने कोऑपरेट किया, तो पूरा अगर स्क्रिप्ट ऐसा देखा जा रहा है तो उसमें क्यों नहीं एक अपोलॉजी एंड कंपनसेशन कमीशन कंस्टिट्यूट कर ले। एसीसी कंस्टिट्यूट दुनिया में होते हैं, या आप कोर्ट में चले जाएं कि साहब पूरा का पूरा खेल हुआ है किसानों को बदनाम करने के लिए, और कोर्ट जो है वो कोई इंक्वायरी सेटअप करवा दे इम्पार्शियल, या गवर्नमेंट को कम से कम मेमोरेंडम, अभी तक तो कोई मेमोरेंडम भी प्रॉपर नहीं दिया गया है, कम से कम आप प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिए। अशोक जी, इसमें ऐसा नहीं है, आप कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपने पॉइंट्स रखिए, अभी तक वो भी नहीं आ रहे हैं ठीक से। तो मैं पत्रकार हूँ खान साहब, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मेरा प्रॉब्लम है जिस दिन मैं एक्टिविस्ट बन जाऊंगा उस दिन फिर मैं रास्ते पे भी उतर के आंदोलन करूंगा। मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अशोक वानखेड़े, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन करने वाले आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं हर आदमी जो है वो, आप हो सकता है आंदोलन के प्रति सॉफ्ट हैं, आंदोलन में हिस्से में शामिल नहीं है, कुछ काम आप कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, आंदोलनकारी अलग अलग चैनल पे 1-1, 2-2 पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन अगर पूरी की पूरी आपको ऐसा लग रही है तो एक प्रॉपर कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जारी कर दें कि साहब 1 2 3 4 5 6 7 10 पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि परसेप्शन और रियलिटी का फर्क है। अगर हो सकता है पंजाब में ऐसा परसेप्शन हो कि पूरा फाउल प्ले है, लेकिन पूरे देश में तो ऐसा परसेप्शन नहीं है। आप, मेरे भी तमाम सारे दोस्त हैं, दिन भर बात होती रहती है, उनमें से ऐसा मानना है कि 26 जनवरी को जो किसानों ने किया है उसकी वजह से किसान आंदोलन कमजोर हो गया है। तो ये परसेप्शन है उन लोगों का भी जो अदरवाइज सॉफ्ट रहते थे फार्मर्स, या एक तरीके से सपोर्टिव फीलिंग रखते थे फार्मर्स के लिए। ठीक है मानक साहब, आप कुछ डॉक्टर खान जी, जो परसेप्शन है वो तो बनाई जाती है। हम पिछले 6-7 सालों से देख रहे हैं कि दर्जनों चैनल जो एक दिशा में एक एजेंडा लेके चलते हैं और एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना दिया जाता है और लोगों के दिलों में बैठा दिया जाता है। हमारे जहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा ये खतरा है कि नैरेटिव जो गवर्नमेंट है, जो उसके साथ चैनलों की फौज जुड़ी हुई है, वो एक नैरेटिव बनाती है, उसको स्ट्रेंथन करती जाती है। दूसरा नैरेटिव जो लोगों का है उसको आगे आने नहीं दिया जाता। तो इसमें हम भी लोग चाहते हैं कि हमारे किसान संगठन के लोगों ने जो कुछ गलत किया है हमें पता चलना चाहिए।
हमने तो कल हमारी एनजीओ पंजाब जागृति मंच, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने एड्रेस किया है कि इस बात की फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसने जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, पर जिसने गलत नहीं किया, जो किसान लीडर वहां पर गए नहीं, जोगिंदर यादव, राजेवाल या डॉक्टर दर्शन पाल या और लोग, जो जितने भी किसान लीडर हैं जो दहाकों से किसानों के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, वो लोगों के नाम आप यूएपीए में डालेंगे, उनको देशद्रोही बताएंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, तो ऐसा परसेप्शन तो बनेगा कि एक बात होगी उसमें जो लाल किले पर हो गया, जो लाल किले पर हो गया उसको सारे किसान आंदोलन को उसमें लपेटने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर परसेप्शन तो ऐसी बनेगी ना। एक चीज तो क्लियर है, अगर गवर्नमेंट को कोई चैलेंज कर रहा है तो जाहिर सी बात गवर्नमेंट के पास जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, उसमें मीडिया का भी इस्तेमाल है जो परसेप्शन बिल्ड करने के लिए। लार्जर सवाल ये है कि सरकार कन्विंस्ड है ये तीनों बात अच्छे हैं, यानी मीडिया गवर्नमेंट का ऑप्शन है। अशोक जी प्लीज, नहीं, बहुत बढ़िया बात कही। मैं इसमें सरकार का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा हूँ। नहीं सरकार अगर इन्फ्लुएंस कर सकती है मीडिया को, तो किसी भी देश की सरकार हो, अगर कोई चीज इनकन्वीनियंट उसके खिलाफ हो रही तो करेगी। ये कोई ऐसा नहीं इस गवर्नमेंट से जुड़ा हो या प्रीवियस गवर्नमेंट से जुड़ा हो मैटर, लेकिन गवर्नमेंट ये कन्विंस अगर है कि ये लॉज अच्छे हैं देश के लिए, तो जो उसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है डिस्टर्ब करेगा, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट टफ स्टैंड लेगी। तो उस टफ स्टैंड का ही नतीजा ये है कि आप जो जी खान साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। खान साहब, ये क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ने मिसहैंडल किया इस आंदोलन को? हाँ, ये हो सकता है, इसमें इसी देश के लोग हैं, अगर मान लो, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि ये तीनों वो खेती किसानी के लिए बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी राय से सहमत हूं, चलिए, कि तीनों कानून खेती किसानी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरीके से डील करना कि जब किसान आ रहे थे दिल्ली की तरफ तो आपने सड़कों पे खाई खोद दी, आपने उनके लिए आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया, आपने जबरदस्त तरीके से टीयर गैसिंग शुरू कर दी। वो कह रहे थे कि हम तो रामलीला मैदान में सिर्फ बैठना चाहते हैं, आपने रामलीला मैदान में बैठने नहीं दिया। अब जब वो चारों तरफ बैठ गए हैं तब आप कह रहे हैं आपने दिल्ली को घेर लिया है, आपने जाम कर लिया। तो क्या किसान आंदोलन को गवर्नमेंट ने मिसहैंडल किया? मेरा सवाल सीधा सा है। देखिए, मिसहैंडल होना तो ठीक बात है, एग्री करते हैं, लेकिन फाउल प्ले आप जो कह रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, वो हो रहा है पॉइंट आउट करना कि सारा का सारा फाउल प्ले है। मिस हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है, गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं डिसीजन के लेवल पे है, उतना तो ठीक बात है। ये भी एक डिबेट हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ज्यादातर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से लेती हैं, जाहिर सी बात मूवमेंट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। चाहे इससे पहले अन्ना आंदोलन का भी लाठीचार्ज हुआ था जब बाबा रामदेव जी भागे थे, तो उस पर तो डिबेट हो सकता है कि रामदेव जी पे क्यों लाठीचार्ज हुआ है, क्यों दौड़ाया गया उनको, तो उतना तो है। लेकिन पूरा का पूरा फाउल प्ले है ऐसा जो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश हो रही, तो मैं उसमें कह रहा हूं कि अगर इतना ज्यादा आप कन्विंस्ड हैं, कन्विक्शन की स्ट्रेंथ रख रहे हैं, तो कम से कम लॉजिकली देश को तो समझा पाए आप। आज अगर हम 10 दोस्तों से बात करते हैं, 10 में से 7 ही कहते हैं कि भाई किसान आंदोलन तो ठीक था, लेकिन जो लाल किले पे किया वो ठीक नहीं किया। नहीं, लाल किले पे जो हुआ उसकी तो खान साहब मैं आपको बता दूं, लाल किले पे जो हुआ उसी दिन हम लोगों ने सत्य हिंदी की तरफ से उसकी जबरदस्त तरीके से भर्त्सना की, जबरदस्त तरीके से उसकी निंदा की। और ये आज भी मैं कहता हूं कि किसी भी आंदोलन नहीं, मैं कह रहा हूं किसी भी आंदोलन कह रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं आप, मैं आपसे पूछता हूं, किसान संगठनों ने काफी ने जो है अपोलोजाइज किया इसके लिए, इसका मतलब वो समवे ओन अप कर रहे हैं। तो या तो आप ये कह दीजिए कि गवर्नमेंट शुड ओन अप एंड अपोलोजाइज। डॉक्टर खान साहब आप गलत कह रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर खान साहब आप गलत कर रहे हैं, कोई किसान संगठन इसको एलोगाइज नहीं कर रहा। जो वो वहां पर गए, जो लोग किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वहां पर गई, उन्होंने भी इसको कहा हमारे से गलती हुई है, हम इससे सबक सीखेंगे। जो लोग अंदर गए उन लोगों के साथ दिल्ली में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, वो भी उन्होंने बोल दिया कि हमने गलती की है। मैं सरनाम 10 वीडियो आपको दिखा सकता हूं जिसमें किसान लीडर्स ने सारी बोला इसके लिए जो हुआ। नहीं डॉक्टर खान जी, एक भी किसान बात सुनो, डॉक्टर खान जी, एक भी किसान संगठन ने इसको एलोगाइज नहीं किया, इसकी आलोचना की है। एक भी किसान संगठन ने नहीं किया। जिन्होंने बाहर शिरकत की, जिन लोगों के लोग आगे गए, वो लोग भी अब इसको गलती मान गए। उन्होंने आगे को बोला, कल वो क्या करते हैं कह नहीं सकता, उन्होंने बोला कि हम संयुक्त मोर्चा जो संगठन है उसकी बात मानेंगे, ये कहा उन्होंने।
ठीक है अशोक, नहीं 30 साहब, सेकंड, हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो चुका है। 30 अशोक, 30 देखिए सेकंड। आशुतोष, देखो ये 3 कानून लाने के साथ ही सरकार ने पहले दिन से गलतियां की। राज्यसभा में ये कानून जब आपने रखा तब मात्र 1 घंटे का टाइम दिया, तीनों कानून 1 घंटे में रखे जाए, 1 ही घंटे में चर्चा होगी और 1 ही घंटे में पारित होगा। और किसानों के लिए आप 1.5 साल के लिए बोलते हो कि हम डेफर करेंगे, वही आप 1.5 दिन भी देते राज्यसभा में तो शायद ये स्थिति आज सरकार की नहीं होती। मेजोरिटी और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है एक मदमस्त हाथी की तरह से आप संविधान को रोकते जाओ। आपने किसी किसान संगठन को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, पहले दिन से गलतियां करते आ रही है। ये कानून सही या गलत है ये बात की बात है, लेकिन आपने कानून कैसे पारित किया और आप इसको नाक की एक आपने ये बना दी है कि किसी भी हालत में हम कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसा ही आपने लैंड एक्विजिशन के लिए 3 बार अध्यादेश निकाले, उसके बाद जब संघ ने ऊपर से डंडा किया तो वो अध्यादेश वापस हुए। तो आज स्थिति यही हुई है। आज कानून अच्छे या बुरे का डिस्कशन ही नहीं हुआ, क्योंकि आज जो फोकस सरकार को चेंज करना था वो सरकार कर चुका। सरकार ने फोकस अब चेंज किया कि आंदोलन हिंसक हो गया है। अब लाल किले की अस्मिता, तिरंगे की अस्मिता पे बात होने लगी है। पिछले 26 जनवरी से लेकर आज तक मुझे बताइए किसने किसान बिलों पे बात की? सारी बातचीत जो हो रही है ये किसान आंदोलन हाथ से कैसा गया और ये किसान नेतृत्व ठीक नहीं था, ये लोगों को संभाल नहीं पाए, ये परसेप्शन सरकार बिल्ड कर रही है। सरकार परसेप्शन बिल्ड करे अपने अच्छी बातों के लिए। सरकार अपने गलतियों को पर्दा डालने के लिए यदि मीडिया का उपयोग करके परसेप्शन करा करती है तो जनता रास्ते पर उतरती है। एक लिमिट तक आप सहन कर सकते हो, उसके बाद लोग बोलते हैं और जब लोग बोलते हैं तो फिर सरकार को बुरा लगता है, फिर बोलते हैं कि आप इंक्वायरी करो। किसके आज वॉइस को इज्जत है? हम बोलेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, हमारी है कि यदि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूं तो एक बहुत ही छिचोरा सा एक स्पोक्स पर्सन आके कहेगा कि अशोक वानखड़े जो है इनको अभी पाकिस्तान से कल परसों ही पैसा मिला है चेक से, और सारे चैनल दिखाएंगे कि अशोक वानखड़े ने पैसा लिया। मैं बोलता रह जाऊंगा कि मेरा अकाउंट देखो भाई कहां है। कुछ नहीं होता। रिया चक्रवर्ती के कई अकाउंट ऐसे 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 चले हैं चैनल पे और आज कुछ नहीं हुआ उसमें। ये हो रहा है ना, हमको मालूम है ये सरकार क्या है। खान साहब अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन हम भी तो इस सरकार को तोड़ रहे 14 से। कहा किसने क्या क्या बोला और क्या क्या हो गया। यहां पार्टी के लोग ही बोलने की स्थिति में नहीं है, बाकी के लोग क्या बोलेंगे बाहर के। ठीक है अशोक जी, आप बहुत बहुत उत्तेजना में हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने इस बातचीत में शिरकत की। साथ ही साथ मैं खान साहब, मानक साहब, आलोक जोशी और प्रोफेसर आनंद कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर लोगों के बीच में ये परसेप्शन भी अगर बन रहा, और राजनीति, एक बात बता दूं, राजनीति सच्चाई का खेल नहीं है। राजनीति में सच्चाई पर राजनीति होती ही नहीं है। राजनीति होती है परसेप्शन के ऊपर, और परसेप्शन को जो मैनिपुलेट कर ले जाए, परसेप्शन को जो लोगों तक पहुंचा ले जाए, दरअसल वही खेल जीतता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2014 के पहले से और 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी परसेप्शन वॉर में हमेशा जीतते रहे हैं, इसीलिए उनकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आज की तारीख में ये एक लोकतांत्रिक आंदोलन है और लोकतांत्रिक आंदोलन ने अपनी ताकत दिखाई है। अगर इस लोकतांत्रिक आंदोलन को षड्यंत्र करके कुचलने की कोशिश अगर होगी तो फिर इसके नतीजे भी सामने आएंगे, जो हमने राकेश टिकैत के मामले में देखा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बारे में सोचेंगे और कुछ न कुछ इस बारे में कहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।